ओके कैडेट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ तक मैंने आप लोगों को प्रीवियसली होमवर्क दिया था। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। हमें पता है कि मोमेंटम कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। ठीक है, कोई अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल ना लग रही हो। सो अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और टू और मोर द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट। उनका कांस्टेंट रहेगा क्या? मोमेंटम। एक कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन के बाद कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर द बॉडी पे कोई अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स नहीं लग रही, तो वो जो है वो बॉडी क्या है? आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है कि आपके दो बॉल्स हैं विद m1 एंड m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 व्हेन दे कोलाइड। आफ्टर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज m1 u1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज m2 u2। सो अगर टोटल इनिशियल निकाला जाए दोनों का, बॉडीज़ का कोलिजन से पहले, तो m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम्स m1 हिट्स m2। जैसे कि मैंने बताया था, m1 क्या करेगी? m2 को हिट करेगी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ m2 exerts an equal and opposite according to Newton's third law m2 exerts and according to Newton's third law m2 exerts an equal and opposite reaction force on m1 lets the velocities are v1 and v2 respectively। अब फाइनल मोमेंटम क्या है? m1 v1, और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 2 क्या है? m2 v2। अब ये v1 क्या है? आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है मास m1 की, और v2 क्या है? आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है मास m2 की। ठीक है, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 v1 प्लस m इज इक्वल टू m2 सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे एग्जांपल्स आ रही हैं। इस इक्वेशन ने शो किया है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम में आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि एक गन और बुलेट की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक गन और बुलेट की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने उससे कोई बुलेट फायर नहीं किया है। एज अ गन इज़ फायर्ड, बुलेट शूट्स आउट द गन एंड एक्वायर मोमेंटम। बुलेट निकलती है गन में से और वो मोमेंटम एक्वायर करती है टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द गन रिकॉइल्स। अब गन जो है वो बैक साइड पे आप लोगों को झटका लगता है जब आप गन से फायर करते हैं, और सो टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन विल ऑल्सो बी ज़ीरो आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। वो क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हो गया ना बात। अभी अगर फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन में एक मूव किया है तो दूसरी डायरेक्शन में दूसरा मूव किया है, तो उनका टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी कोई दो फोर्सेस तो उनका जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। इस तरह दो मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका सम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ टोटल मोमेंटम ऑफ अ गन एंड अ बुलेट आफ्टर गन इज़ फायर्ड, वो m ग्रेटर m जो है वो गन का है, स्मॉल m जो है वो बुलेट का है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ अ गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड इज इक्वल टोटल मोमेंटम ऑफ अ गन एंड बुलेट बिफोर द गन इज फायर्ड। ये तो आपको हमसे बातें बताएं कि इसका मोमेंटम और ये दोनों बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग मोमेंटम्स जो है वो दोनों के ऐड अप करेंगे तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये वाला तो ज़ीरो था, तो इस वाले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे किसकी वेलोसिटी? उस गन की रिकॉइल की, गन रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक हो गया, द केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर एग्जाम्पल 3.7 आपका होमवर्क है।